बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिन्हें आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर, इलस्ट्रेट इट विद डायग्राम। इसमें आपको 3 वेक्टर्स दिए गए और ये कहा गया कि तीनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब आपसे ये कहा गया कि इन 3 इक्वल वेक्टर्स को आप किस तरह ज्वाइन करेंगे कि उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए। आप जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर्स हों और उनको ज्वाइन करने से एक क्लोज्ड शेप बने तो उस क्लोज्ड शेप में रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। अगर 3 वेक्टर्स हैं तो क्लोज्ड शेप आपके पास जो पॉसिबल है वो है ट्रायंगल। अगर आप इन 3 इक्वल वेक्टर्स को कंबाइन करें और एक क्लोज्ड शेप के अकॉर्डिंग ज्वाइन करें तो वेक्टर ए, बी और सी, ये 3 वेक्टर्स जब इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ ज्वाइन हुए तो आपके पास बनेगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप इन 3 इक्वल वेक्टर्स को इस तरह कंबाइन करें कि वो बनाएं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपके पास फर्स्ट वेक्टर ए है और लास्ट वेक्टर सी है, तो इसके बीच में कोई जगह नहीं बचती जहां आप रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर सकें। तो इसका आंसर है कि यस, इट इज पॉसिबल कि इफ वी हैव 3 इक्वल वेक्टर्स, देन इफ दे आर जॉइंड इन सच अ वे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल so that they form an equilateral triangle, then their resultant is 0. आपने डायग्राम भी बनानी है और आपने लिखना है कि yes, it is possible if 3 equal vectors are joined together by using head to tail rule so that they form an equilateral triangle, then their resultant is 0. Equilateral triangle वो होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। क्योंकि ए, बी, सी तीनों इक्वल वेक्टर्स हैं, सो ऑब्वियसली जो ट्रायंगल बनेगी उसकी तीनों साइड्स भी फिर इक्वल होंगी। ये तो था आपका सिंपल सा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में जो आपको वेक्टर्स गिवन हैं वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और आपसे ये कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स आर 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर। और आपसे ये कहा गया कि इनका जो डायरेक्शन है वो है एट योर डिस्पोजल, यानी आप अपनी मर्जी से इन तीनों वेक्टर्स को कोई भी डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी डायरेक्शन असाइन करें उससे जो इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है वो 0 आना चाहिए। इसके लिए आपने क्या किया कि आपने जो 2 और 3 मीटर्स थे, आपको मालूम है कि अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हों तो ये कंबाइन होंगे 2 मीटर और 3 मीटर, तो इनका ओवरऑल जो आपको वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा 2 + 3 यानी 5 मीटर, यानी इनका जो रिजल्टेंट आया वो आया 5 मीटर। अगर मैंने इनको डायरेक्शन असाइन किया कि 2 मीटर और 3 मीटर पैरेलल हैं और मैं जो तीसरा वेक्टर है 5 मीटर वाला उसे इन दोनों वेक्टर्स के कंबाइंड रिजल्टेंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन असाइन कर देती हूँ, तो ये 5 मीटर इन दो के रिजल्टेंट के जब एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा तो इनका रिजल्टेंट और ये कहलाएंगे इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स। सपोज इनका रिजल्टेंट मैं इंडिकेट करती हूँ वेक्टर ए से, तो उसका डायरेक्शन होगा ये वाला, और वेक्टर बी जो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया वो कुछ इस तरह से आएगा। ये 2 वेक्टर्स जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, जब ये कंबाइन होंगे तो इनसे जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 रिजल्टेंट। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब भी 2 इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हों तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और अगर 2 पैरेलल वेक्टर्स हों तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं। आपने 2 मीटर और 3 मीटर्स को पैरेलल लेकर रिजल्टेंट बनाया और उस रिजल्टेंट को इस 5 मीटर के ऑपोजिट असाइन किया डायरेक्शन, तो ये 5 मीटर ऑपोजिट होने की वजह से रिजल्टेंट को 0 कर देगा। क्योंकि डायरेक्शन आपके डिस्पोजल पर था तो आपने अपनी मर्जी से डायरेक्शंस दिए और रिजल्टेंट को 0 कर दिया। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है।
जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर आई, जे एंड के। इसमें जो टर्म यूनिट वेक्टर में आप यूनिट का वर्ड यूज करते हैं, ये यूनिट आई, जे, के किसी यूनिट को डिस्क्राइब नहीं कर रही होती, बल्कि ये टर्म इसलिए इनके साथ लिखी जाती है क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड 1 कंसिडर की जाती है और 1 को आप यूनिट बोल सकते हैं। सो उस 1 के यूनिट होने की वजह से इनका नाम या इनके साथ जो टर्म असाइन की जाती है वो यूनिट वेक्टर्स की असाइन की जाती है। सो जब भी आप आई, जे, के साथ यूनिट टर्म यूज कर रहे हैं तो इट इज लिंक्ड विद मैग्नीट्यूड, नॉट विद सम फिजिकल यूनिट। लेकिन अगर आप आई, जे, के को डिफरेंट पर्पसेस में यूज करते हैं, सपोज करें आपने इनको डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करना है, तो फिर जब आप इनका डाटा लिखते हैं तो साथ मीटर लिखा जाता है। और अगर आप आई, जे के यूनिट वेक्टर्स फोर्स के वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे तो साथ यूनिट लिखी जाएगी न्यूटन की। इसी तरह जिस भी सिचुएशन में आप आई, जे और के को किसी भी वेक्टर के साथ यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो वेक्टर किस टर्म को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्या यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग इसके साथ यूनिट्स लिखे जाते हैं। सो आप इसका आंसर लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स बिकॉज दे हैव यूनिट लेंथ। जो मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर आई की अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप बोलेंगे 1, सिमिलरली जे या के की मैग्नीट्यूड भी होती है 1। तो इनका नाम यूनिट वेक्टर इनकी यूनिट लेंथ मैग्नीट्यूड की वजह से है। दिस हैज नथिंग टू डू विद फिजिकल यूनिट्स, यानी इसका कोई भी लिंक यूनिट्स वाली टर्म के साथ नहीं है। अगर आई, जे और के आप किसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर जब इनकी वैल्यू लिखी जाएगी तो आप इसके साथ मीटर का यूनिट यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आप आई, जे और के को यूज कर रहे हैं किसी सिचुएशन में फोर्स वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए तो आप जानते हैं कि फोर्स न्यूटन्स में मेजर की जाती है। सो जब आप आई, जे, के का यूनिट लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें एन या न्यूटन यूनिट को यूज करेंगे। सो ये था आपके पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है और पूछा गया है कि कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। यस, बिल्कुल हो सकती है नेगेटिव। उसने कहा प्रोवाइड द प्रूफ एंड गिव एन एग्जांपल। आपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट एट डिफरेंट एंगल्स और उसमें आपने जब 180 डिग्री का एंगल पढ़ा तो 180 डिग्री वो एंगल होता है जिसमें स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। सो पहले तो उसने पूछा कैन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव, तो आप लिखेंगे यस, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। अब जब आपने इसका प्रूफ देना है तो आप लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो आप वेक्टर्स ए और बी का जब आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो इट विल बी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 होता है -1 तो यह आ जाएगा -AB। सो स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो ये तो था कि आपने सिंपल तरीके से प्रूव कर दिया। अब एग्जाम्पल क्या होती है। नेगेटिव वर्क डन आपने पढ़ा था और वो अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपके पास नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल में कंसिडर होता है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपके पास एग्जाम्पल होगी फॉर नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि जब आप मूव करते हैं और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और आप अपने पाँव से जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है। सो इस सिचुएशन में जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो F डॉट D इसमें जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वो होगा 180 डिग्री। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट है तो ये cos 180 माइनस में आएगा तो ये -FD हो जाएगा। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट।
ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन में बताया गया कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी ए और बी वो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी जीरो एंड हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी जीरो? ऑब्वियसली जब उनकी मैग्नीट्यूड में कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है तो फिर एंगल पर डिपेंड करेगा कि स्केलर प्रोडक्ट किस एंगल पर जीरो है या वेक्टर प्रोडक्ट किस एंगल पर जीरो है। अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो फिर स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा, वेक्टर प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। और अगर आपके पास ए और बी टू वेक्टर्स पैरेलल हैं, सो इस सिचुएशन में आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा और स्केलर प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। सो पहला जो इसमें पूछा, हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी जीरो, तो आप फर्स्ट के लिए ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो आपके पास ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर है तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और आप जानते हैं कि cos 90 जीरो होता है। So scalar product is zero when vectors A and B are perpendicular. Second हम ले लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। In this case वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जीरो हो जाएगा क्योंकि ये होता है ए बी साइन थीटा और पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री और ये आपके पास जीरो हो जाएगा। सो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट तब जीरो होगा जब दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स पैरेलल हों और स्केलर प्रोडक्ट तब जीरो होगा जब दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन। रिमेनिंग 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।